हेलो स्टूडेंट, अपना चैप्टर चल रहा था फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के तहत 1789 में जो क्रांति हुई उसमें फ्रांस के राजा लुई 16वें को मार दिया गया, उसको फांसी चढ़ा दिया गया और एक नई ड्यूमा का गठन हुआ। एक नया संविधान बना। संविधान के अंदर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की बात की गई, ठीक है। और जो जनता की मांग थी कि भाई उनके कुछ नैसर्गिक अधिकार हैं, जैसे जीवन का अधिकार, अपनी बात दूसरे के सामने रखने का अधिकार और समानता का अधिकार, ये 3 अधिकारों की जनता की मांग थी। तो इस संविधान में इन तीनों अधिकारों को क्या है, ऊपर दर्जा दिया गया, ठीक है। इसमें जो 1792 में जो संविधान बना, क्या था उसमें? संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। कौन से थे वो पुरुष और नागरिक अधिकार? जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का मतलब अपनी बात हर किसी के सामने रखने की आज़ादी, और कानूनी बराबरी के अधिकारों को, कानूनी बराबरी का मतलब समानता का अधिकार, नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे। ये जो 3 अधिकार थे व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त थे। जन्मना का मतलब जन्म से प्राप्त थे, और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे, क्योंकि ये जो उसके अधिकार को जन्म से अधिकार मिले हुए हैं। तो राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह व्यक्ति के नैसर्गिक अधिकारों की क्या करे, रक्षा करे। स्रोत है, अभी क्रांतिकारी पत्रकार है ज्यों पॉल मरा ने अपने अखबार लामी द पप्पल जनता का मित्र में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर यह टिप्पणी की थी। अब जो नेशनल असेंबली थी, राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा थी, उसमें उसके ऊपर टिप्पणी की है। इससे पॉल मरा ने क्या टिप्पणी की? जनता के प्रतिनिधि का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीब और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीके से कभी नहीं सुधर सकती। यह इस बात का अकट्य प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों पर लादे गए जुए को उतार फेंका, एक दिन वहीं हसर अमीरों का होगा। तो कहने का मतलब है, ये जो कह रहा है कि ये जो अधिकार दिए अमीरों को दिए, गरीबों को तो मतलब गरीबों का तो नाम ही है। अधिकार जो दिए गए वो अमीरों को दिए गए। संविधान बनने के बाद भी अधिकार अमीरों के पास ही रहे। तो ये कह रहा है कि फिर एक क्रांति होगी, और जब हसर लुई 16वें का हुआ, ऐसा ही एक दिन इन अमीरों का होगा। और कुलीनों पर जो लादे गए जुआ लादा गया, कहने का मतलब जो शर्तें लादी गई उनको एक दिन उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, और अमीरों का वही हशर होगा जो राजा का होगा। फिर है इसमें स्रोत ग में क्या है, पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। क्या था इसमें? इस घोषणा पत्र में आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। तो क्या कहता है कि आदमी जन्म से स्वतंत्र पैदा होता है और स्वतंत्र रहता है, तो उसके अधिकार भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकारों को सुरक्षित रखना है। ये अधिकार हैं स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। तो ये अधिकार हैं 3: स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा, शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है, यानी संप्रभुता का स्रोत वो किसमें है? राज्य में, यानी जनता में। कोई भी समूह व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा जिसमें जनता की स्वीकृति न हो। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो।
स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आप अपनी स्वतंत्रता का इस प्रकार इस्तेमाल कीजिए ताकि दूसरे की स्वतंत्रता को किसी प्रकार का नुकसान न हो। आपको सड़क पे चलने की स्वतंत्रता है तो आप सड़क पे चलिए, लेकिन सड़क पे चलने की स्वतंत्रता है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप दूसरा कोई सड़क से आ रहा है तो उसको आप न चलने दो, क्योंकि जितनी स्वतंत्रता आपको सड़क पे चलने की उतनी स्वतंत्रता उसको भी सड़क पे चलने की है। तो कहने का मतलब है कि आप अपनी स्वतंत्रता का इस प्रकार इस्तेमाल कीजिए ताकि दूसरे को कोई नुकसान न हो, यानी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। यानी समाज में किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य होगा, कृत्य का मतलब होता है कार्य, कोई भी गलत होगा जिससे समाज को हानि होती है तो उसके ऊपर सरकार है वो क्या कर सकती है, एक कानून बना के उसके ऊपर रोक लगा सकती है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक क्या है, समान हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ समानता के अधिकार की बात हो गई है कि भाई कानून है वो सबकी लोगों की सामान्य इच्छा है, ठीक है, सभी नागरिकों के व्यक्तिगत रूप है और अब वो व्यक्ति मिलकर अपने प्रतिनिधियों को के माध्यम से सरकार निर्माण में भेजते हैं। तो कहने का मतलब है कि कानून की नज़र में सभी नागरिक क्या है, समान हैं। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है और न गिरफ्तार अथवा नजरबंद किया जा सकता है। कि किसी व्यक्ति को पकड़ना है तो कानूनी रूप ही अपनाना पड़ेगा। बगैर कानूनी प्रक्रिया के किसी भी व्यक्ति को न तो नजरबंद किया जा सकता और न उसे गिरफ्तार किया जा सकता। प्रत्येक नागरिक को बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। चूँकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब संपत्ति सबके पास होगी और किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। तो कहने का मतलब जब तक कानूनी प्रक्रिया नहीं लगाई जाती तब तक किसी भी व्यक्ति की संपत्ति नहीं छीनी जा सकती। फिर आगे है राजनीतिक प्रतीकों के मायने। कौन कौन सी चीज़ें किस चीज़ की प्रतीक थी क्रांति के समय। 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे शब्दों के बजाय अक्सर, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो प्रतीक चिन्ह था, ठीक है, प्रतीक चिन्ह होते थे, पढ़े लिखे आसानी से समझ सके, इसलिए वो प्रतीक चिन्ह बनाए गए थे। तो प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियाँ एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ले बार्बियो ने अपनी पेंटिंग चित्र आर्ट में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया है। आइए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करें। क्या क्या है वो प्रतीक, देखो। सबसे पहले है टूटी हुई जंजीर, किसका प्रतीक थी? तो टूटी हुई जंजीर है ना, वो स्वतंत्रता की प्रतीक थी, क्योंकि जब जंजीर किसी के हाथ में पैरों में पड़ जाती है तो वो आज़ादी का प्रतीक है। अब टूटी हुई जंजीर, इसका मतलब सीधा हो गया कि बंधी हुई जंजीर गुलामी का है तो टूटी हुई आज़ादी का। दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था, टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है। फिर है छड़ों का बर्छीदार गठन। बर्छीदार गठन को मतलब ये किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है, एक प्रकार से संगठन का प्रतीक है, या यूँ कहिए कि एकता का प्रतीक है। जैसे वो कहानी पढ़ी होगी ना, संगठन में शक्ति, वैसे ही एकता में शक्ति होती है। तो जो
छड़ों का बरछीदार गट्ठर है वो एकता का प्रतीक है। अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं, एकता में ही क्या है, बल है। तो छड़ों का बरछीदार गट्ठर वो किसका प्रतीक है, एकता का। फिर अगला प्रतीक है त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख। तो इसका मतलब ये है कि ज्ञान है, ज्ञान के उजाले की बात हो रही है, अज्ञानता को मिटाने की, ज्ञान का उजाला और अज्ञानता के अंधेरे को मिटाने की बात हो रही है। सर्वदर्शिनी सभी तरफ दिखने वाली आँख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी। कहने का मतलब कि ज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाएगा, ज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा और अज्ञानता को समाप्त किया जाएगा। तो त्रिभुज के अंदर रोशनी की बिखेरती आँख किसका प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। फिर है राजदंड, ये होता था शाही सत्ता का प्रतीक। फिर है अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, सनातनता का प्रतीक, अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। तो ये इनकी मतलब धार्मिक ही कोई प्रतीक है, फ्रांस के अंदर लोगों का धार्मिक प्रतीक है, ठीक है। तो ये किसका प्रतीक है, सनातनता का प्रतीक है, क्योंकि अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो चारों तरफ उसमें कोई जोड़ होता नहीं है, घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, उसका कोई जोड़ तोड़ नहीं आएगा, तो चारों तरफ से क्या है, बराबर है। फिर है अगला उसका लाल फ्राइजियन टोपी। तो ये स्वतंत्रता का प्रतीक है, यानी दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहने जाने वाली टोपी। तो इसका मतलब साफ हो गया कि दास जब आज़ाद हो जाते थे तब इसको टोपी को पहनते थे। तो ये किसकी प्रतीक थी, स्वतंत्रता की प्रतीक। फिर अगला है नीला सफ़ेद लाल, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है ये। नीला सफ़ेद और लाल फ्रांस के क्या है, राष्ट्रीय रंग है। फिर है डेनो वाली स्त्री, कानून का मानवीय रूप है। तो ये कानून की देवी है एक प्रकार से, जैसे अपने भारत में है आँखों के पट्टी बंधी रहती है देवी के, ऐसे ये फ्रांस में डेनो वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप है। फिर है विधिपट, कानून सबके लिए समान है, उसकी नज़र में सब क्या हैं, बराबर हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, इनका लिखा हुआ संविधान है, विधिपट है। और इसमें ये बात लगी कि कानून सबके लिए समान है, वो है सबकी नज़र में बराबर है, कानून की नज़र में सभी क्या हैं, बराबर हैं। तो ये हो गए फ्रांस की क्रांति के समय कुछ प्रतीक, ठीक है। अब आगे है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। तब मैंने बात की थी कि लुई 16वें की मृत्यु के बाद, यानी उसकी हत्या के बाद या उसकी फांसी के बाद फ्रांस में नए संविधान का निर्माण हुआ। नए संविधान का निर्माण हुआ तो वहाँ राजतंत्र की जगह है, राजतंत्र को समाप्त करके किसकी स्थापना हुई, गणतंत्र की, और एक संविधान लिखा गया। तो इसमें देखो फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु पर्सा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने पर्सा व ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं में कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रोजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था, जो फ्रांस का क्या है, राष्ट्रीय गान है मार्सिले, ठीक है। तो ये जो मार्सिले है इसकी रचना की थी किसने, रोजेट दी लाइल।
यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते समय गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का क्या है, राष्ट्रीय गान है। इंपॉर्टेंट है, ये फ्रांस का राष्ट्रीय गान क्या है, मार्सिले। जैसे अपना नहीं क्या जन गण मन, ऐसे ही फ्रांस का मार्सिले राष्ट्रीय गान है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे, न कि गरीबों को। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों मांगों के बारे में जानेंगे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूते, अब देखो जैकोबिन क्लब में कौन शामिल थे, समृद्ध हिस्से के थे। समाज में मतलब इनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं थी, ठीक है, तो समाज के मतलब ज़्यादा समृद्ध हिस्से से नहीं थे, कम समृद्ध हिस्से से थे। इनमें कौन शामिल थे, इनमें थे छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज यानी घड़ी ठीक करने वाले, और छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। तो इनका जो जैकोबिन क्लब था, इनका नेता था, कौन था, रोबेस्पियर। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशनप्रस्त वर्ग, खास तौर तक से घुटने तक पहनने वाले ब्रीचेस, घुटना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका क्या था, तरीका था। कॉन्वेंट क्या होता है, धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत, उसे कहते हैं कॉन्वेंट। इसलिए जैकोबिनों को शोकुलात के नाम से जाना जाता था, क्योंकि देखो इसमें जो इससे पहले वाले जो कुलीन थे वो घुटनों तक के क्या पहनते थे, पायजामा पहनते थे, उसके घुटने नज़र आते थे। लेकिन उन्होंने क्या पतली पतलून पूरी नीचे टक मतलब पैरों तक पहननी शुरू कर दी, तो उनके घुटने दिखाई नहीं देते थे, ठीक है ना। तो इसलिए उनको शोकुलात कहते थे। शोकुलात का मतलब होता है बिना घुटने वाले। इसलिए जैकोबिनों को, क्योंकि उनके घुटने ढके रहते थे, तो जैकोबिनों को शोकुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। तो जैकोबिनों का मतलब क्या, शोकुलात का मतलब क्या होता है, बिना घुटने वाले। जो अन्य जैकोबिन थे उनसे अलग दिखने के लिए उन्होंने पूरा मतलब पायजामा पहनना शुरू कर दिया, पतलून पहननी शुरू कर दी नीचे तक। शोकुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का क्या थी, प्रतीक थी। लाल टोपी ऊपर भी आई थी, इसका प्रतीक थी स्वतंत्रता का। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो, क्योंकि पहले तो क्या था, संपत्ति वाले लोगों को वोट डालने का अधिकार था, बाकी को नहीं था। लेकिन अब क्या किया गया, 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या न हो, को मतदान का अधिकार दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया। इंपॉर्टेंट बात है,
तो नवनिर्वाचित असेंबली बनाई 1992 में, उसका नाम दिया क्या, कन्वेंशन नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। इम्पोर्टेंट है, 21 सितंबर 1792 को नया संविधान तैयार हो गया और नई असेंबली बना दी, जिसका नाम कन्वेंशन किया गया, राजतंत्र का अंत हो गया और गणतंत्र घोषित हो गया फ्रांस। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार उसके प्रमुख का चुनाव कौन करती है, जनता करती है। वह वंशानुगत नहीं होता, यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने। जैसे भारत है, भारत गणतंत्र कब बना, 26 जनवरी 1950, ठीक है। उससे पहले भारत गणतंत्र नहीं था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को अपने देश के पहले राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद, जो निर्वाचित थे, ठीक है। तो देश का जो राज प्रमुख होता है, देश का प्रमुख होता है, उसका चुनाव होता है, उसे गणतंत्र कहते हैं। लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को पैलेस डी लो कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मेरी एंटोइनेट का भी वही हश्र हुआ जो किसका हुआ, लुई 16वें का हुआ। अर्थात राजा और उसकी पत्नी दोनों को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। ये दे रखा चित्र 10वीं, नवीन वोले लिबर्टी स्वतंत्रता। यह किसी महिला कलाकार द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए संभव हो गया कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और हर 2 साल में लगने वाली सेलोन नामक नुमाइश में अपने चित्रों को प्रदर्शित कर सके। यह तस्वीर स्वतंत्रता का नारी रूपक अर्थात नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है। फिर एक शब्द आया है जो मतलब जैसे लुई 16वें को फांसी दी गई थी, किसका आरोप लगा के, देशद्रोह का आरोप लगा के। इन जो देश के खिलाफ काम करता है उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है, ठीक है। तो देशद्रोह अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना क्या कहलाता है, देशद्रोह कहलाता है। अगला अपना पॉइंट है आतंकी राज। ये पढ़ेंगे अपन अगले पीरियड में, ओके।